अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी को कुछ समय के लिए बचा पाने में आज सफल रहे, क्योंकि उनकी सिफारिश पर नेपाल की राष्ट्रपति ने नेपाल की संसद का सत्र स्थगित कर दिया है। ये सत्र जो है बजट सत्र था नेपाल की संसद का, 8 मई से शुरू हुआ था और इस दौरान कई सारे विधेयक पारित कराए गए। इन विधेयकों में वो भी विधेयक था जो कि नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे से संबंधित था। इस नए राजनीतिक नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया था, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। अब केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में जो विद्रोह है उसको देखते हुए आज नहीं तो कल नेपाल के प्रधानमंत्री पद से केपी शर्मा ओली की छुट्टी तय है। अभी इस समय देखा जा रहा है कि वो उनके समक्ष जो संवैधानिक विकल्प हैं उन विकल्पों का उपयोग करके अपनी कुर्सी आज के लिए बचा पाने में सफल रहे। इससे पहले लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, फिर अपने सरकारी आवास पर आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में नेपाल संसद के मौजूदा संसद सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया। ओली को डर था कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। हालात यहां तक हो गए थे कि एक और ओली अपने ब्लू वाटर स्थित सरकारी आवास पर आपात बैठक कर रहे थे, तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन और ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पार्टी की बैठक बुला ली थी। प्रचंड के घर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली, शंकर पोखरेल, प्रधानमंत्री ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमल और उप संसदीय दल के नेता सुभाष नेबांग पहुंचे। सभी नेताओं ने प्रचंड से मुलाकात की। प्रचंड ने बैठक के दौरान नेताओं से 2 टूक कहा कि प्रधानमंत्री ओली को पार्टी की प्रणाली, प्रक्रियाओं और उसके निर्णयों का पालन करना चाहिए। प्रचंड के अलावा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल और वामदेव गौतम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सीधे तौर पर ओली से प्रधानमंत्री और पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की मांग की है। गौरतलब है कि नेपाल में राजनीतिक संकट की शुरुआत तब हुई थी जब नेपाल की ओर से नया नक्शा जारी किया गया। नेपाल ने संसद में नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के 3 गांवों को अपने देश की जमीन बताया गया। इस नक्शे का भारत ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन नेपाल बाज नहीं आया और नक्शा जारी कर दिया। इसके बाद कई मौक़ों पर केपी शर्मा ओली को भारत विरोधी बयान देते हुए सुना गया, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस भारत से आने वाला वायरस है, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार उनकी सरकार को अस्थिर कर रही है। हालांकि हर मौके पर भारत ने केपी शर्मा ओली के बयानों का खंडन किया। इस सबके बीच नेपाल का चीन के प्रति मोह बढ़ता गया और लगातार वह चीन की चाल में फंसता गया। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी एक्टिव हुए और लगातार केपी शर्मा ओली पर हमला तेज करते रहे। पहले उन्होंने ओली से यह साबित करने को कहा कि भारत ने किस तरह उनकी सरकार को अस्थिर किया या अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। प्रचंड ने यह भी कहा कि ऐसे बयान भारत से संबंध बिगाड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रचंड ने यहाँ तक साफ कह दिया कि भारत नहीं बल्कि वो उनका इस्तीफा चाहते हैं। प्रचंड और ओली के बीच हाल की बैठकों में काफ़ी नोकझोंक भी हुई है। प्रचंड ने जहां सरकार के हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया, तो वहीं ओली ने कहा कि प्रचंड पार्टी को चलाने में विफल हुए हैं। आपको बता दें कि नेपाल में 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने साथ में आकर सरकार बनाई थी, जिसमें एक कार्यकाल के हिसाब से प्रधानमंत्री पद मिलना तय हुआ था। ओली फिलहाल तो बच गए हैं, लेकिन उनकी कुर्सी कब तक उनके पास रहेगी इस बारे में कुछ सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेपाल का जो संविधान है वो नेपाल के सांसदों को यह भी अधिकार देता है कि यदि 1/4 सांसद जाकर राष्ट्रपति से मिले, संसद का सत्र दोबारा बुलाने की मांग करें तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना होगा। यदि संसद सत्र दोबारा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। और इस समय जो नेपाल के प्रधानमंत्री के अपनी ही पार्टी में जिस तरीके से विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, चाहे वहां के उप प्रधानमंत्री हो, कई सारे वरिष्ठ मंत्री हो जो प्रचंड के साथ नजर आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि ओली की कुर्सी आज नहीं तो कल जाना तय है। और हम अगर बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी में ही आप लगा लीजिए कि 44-45 लोगों में से 31 से 35 लोग उनके खिलाफ बताए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केपी शर्मा ओली फिलहाल अपने जो संवैधानिक विकल्प हैं उनका उपयोग करते हुए जब तक कुर्सी बचा पाने में सफल रहे हैं, लेकिन इन विकल्पों की भी एक सीमा है।